संविधान के अध्ययन के क्रम में आज संविधान का भाग 5 जिसमें संघ की कार्यपालिका का विधिवत अध्ययन किया जाएगा। आज की विषय वस्तु है अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरा प्रयास होगा कि जो भी प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो अथवा मुख्य परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न न छूटे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव टाइप और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न कवर हो। इस उद्देश्य से आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। तो संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में जो साथियों अध्ययन है, ये चूँकि संविधान का एक व्यापक भाग है और इसमें कई पक्ष जुड़ते हैं। आज का जो अध्ययन है वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है और संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक औपचारिक इनफॉर्मल और एक वास्तविक कार्यपालिका। जो औपचारिक कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति और जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। तो ऐसा जो विभेद है वो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता में है। तो यहाँ पर साथियों अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी सुदृढ़ता का प्रतीक है। दूसरी ओर जो है वास्तविक शक्तियाँ चूँकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती हैं, तो प्रधानमंत्री को हम शासनाध्यक्ष कहेंगे और राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का वह प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है अनुच्छेद 52 के अनुसार। फिर अनुच्छेद 53 में स्पष्ट ये कहा गया है कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। यहाँ पर साथियों ये समझ लेना चाहिए कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित है, यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड विद इन द प्रेसिडेंट। लेकिन चूंकि उसकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं है बल्कि औपचारिक है, अतः वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। ये बात जो है अनुच्छेद 74 में इसे रिपीट कर दिया गया है एक प्रकार से कि राष्ट्रपति को सलाह या मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रारंभ में साथियों एक स्थिति ये आ रही थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच गत्य अवरोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि जब जो है देश आज़ाद हुआ और राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर, तो ऐसी स्थिति में चूंकि दोनों नेताओं का बड़ा कद था और यहाँ पर इस बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हुए कि मंत्रणा या सलाह वो बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति
अपने विवेक से भी वो कार्य कर सकता है। तो ये बात तो उस समय तो ये चूँकि समन्वयकारी प्रवृत्ति के ये नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान था, तो वहाँ पर तो सामंजस्य बना रहा। लेकिन कालांतर में जब आगे स्थिति बिगड़ी तो फिर जो है, जब प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को रबर स्टंप के रूप में बदलने का प्रयास किया था। हालांकि ये प्राविधान कर दिया था कि जो भी विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिए जाएंगे उन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। किंतु जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, यानी जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने ये प्राविधान कर दिया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है और जब भी किसी विषय पर पुनर्विचार के लिए भेजता है राष्ट्रपति, तो प्रायः ये देखा गया है कि उसको उसी रूप में संसद नहीं भेजती या मंत्रिपरिषद नहीं भेजती, यानी राष्ट्रपति के सम्मान को ध्यान में रखा जाता है। तो वस्तुस्थिति यहाँ पर यही है कि अब वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रपति क्योंकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है और उसके निर्वाचन की विशेष व्यवस्था है। अनुच्छेद 54 और 55 दोनों को यदि हम देखें तो दोनों में विशेष प्राविधान दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 54 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त तो बाद में प्राविधान कर दिया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है, तो इन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो एक बार पुनः आपको स्पष्ट हो लें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। यानी आप ये देखिए कि राज्यसभा के 250 सदस्य हैं और उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 238 हैं, शेष 12 सदस्य नामित हैं। तो 238 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन जो नामित 12 सदस्य हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त लोकसभा में भी निर्वाचित सदस्य ही वो भाग लेंगे निर्वाचक मंडल में, क्योंकि अनुच्छेद 331 में पहले व्यवस्था थी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के पूर्व कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। किंतु इस संविधान संशोधन द्वारा अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जो है निर्वाचित सदस्य ही है लोकसभा में और वो सभी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त जो राज्य विधानसभाओं की स्थिति को हम देख लें तो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी हिस्सा लेंगे और दिल्ली पांडिचेरी में क्योंकि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। तो आप साथियों स्पष्ट हो गया होगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति का, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा जो केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं उनके भी सदस्य हिस्सा लेते हैं। और स्पष्ट है
कि इसमें जो राज्य विधान परिषदें हैं, कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषदें हैं, यानी जो MLCs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे। यद्यपि विधान परिषदें राज्य विधायिका की उच्च सदन है, लेकिन संविधान में केवल विधानसभाओं के सदस्यों को ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लिया गया है। यहाँ साथियों आगे बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को समझा जाए। पहली बात तो हमने पूर्व के हमारे जो संविधान के अंक हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के तहत निर्वाचित होता है। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का आशय है कि मतदाता सीधे मतदान नहीं देता, यानी जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देती, बल्कि उसके प्रतिनिधि जो चाहे राज्य विधानसभा में निर्वाचित हुए हों या लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित हुए हों, वो जो है वो मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। दूसरा ये है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाता है। ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की एक सिस्टम है, उसके तहत होता है। और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में समरूपता को ध्यान में रखा जाए। अर्थात तो यदि जो है अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उसका मत मूल्य अधिक होगा वहाँ का। तो और दूसरा ये है कि समतुल्यता का भी ध्यान में रखा जाता है। समतुल्यता कि भाई संघ की जो संसद है उसके कुल सदस्यों का मत मूल्य वो विभिन्न राज्यों की कुल विधानसभाओं के कुल सदस्यों के मत मूल्य के बराबर हो। तो वो समतुल्यता भी ध्यान में रखी जाती है। समरूपता जनसंख्या के आधार पे और समतुल्यता को हम ध्यान में रखते हैं कि भाई जो संसद है वो भी निर्वाचित हुई है भारत की जनता द्वारा, और जितने भी जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी भारत की जनता द्वारा ही निर्वाचित हैं। अर्थात हम समतुल्यता और समरूपता दोनों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। यहाँ पर एक और एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था को हम अभी और स्पष्ट कर देंगे कि इसमें मतों का संक्रमण कैसे होता है, और वो आगे चरण में रहेगा। फिलहाल ये है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के तहत होता है, और यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर समरूपता और जो है जनसंख्या के आधार पर समरूपता तथा जो है संघ और राज्यों के बीच समतुल्यता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको कैसे हम समरूपता और समतुल्यता को बनाए रखें, इस हेतु एक विशेष फार्मूले से वो मत मूल्य निकाला जाता है। किसी राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य जो निकलेगा, वोट वैल्यू जो निकलेगी, वो फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचित संख्या, जो निर्वाचित सदस्य संख्या है राज्य विधानसभा की वो, और इसको हम गुणा कर देते हैं 1/1000 से। तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक विधानसभा सदस्य यानी उस राज्य के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य होगा। अब जब हम संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे तो दूसरा ये फार्मूला आप देख सकते हैं। वो दूसरा फार्मूला ये होगा कि राज्य विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य ले लेंगे। जितने भी हमारे राज्य विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों का कुल मत मूल्य ले लेंगे, और फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी
सदस्य संख्या, जैसे जो है 238 राज्यसभा के, और भाई 543 वो जो है लोकसभा के, इनको जोड़ करके हम भाग दे देंगे तो जो संसद के सदस्य का मत मूल्य निकल के आएगा। यहाँ साथियों एक और बात स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी को अपना मत दे सकते हैं, लेकिन मत देते समय वो जो है उनके सामने वरीयता अंकित करते हैं अपनी। यह पहली बात तो यह है कि प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के सामने वो 1 लिखेंगे, दूसरे पसंद के उम्मीदवार के सामने 2 लिखेंगे, इस तरीके से वो तीसरे के पसंद वाले के सामने 3 लिखेंगे। वो सभी उम्मीदवारों को मत देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वरीयता का अंकन होता है, और जब जो है मतगणना होती है तो उसमें जो है मतगणना के समय हम ये देखा जाता है कि जो अवैध पड़े मत हैं उन्हें पृथक कर दिया जाता है और वैध मतों को ही काउंटिंग में लिया जाता है। तो यहाँ पर जब वैध मत देख लिए जाते हैं कुल कितने हैं, तो एक निर्वाचन कोटा भी तय कर दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वो राष्ट्र के एक विशिष्ट पद पर है, और वो बहुमत का जब तक प्रतिनिधित्व न करे तब तक उसे राष्ट्राध्यक्ष जैसा बड़ा पद कैसे महिमा मंडित हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई निर्वाचन कोटा जब तय किया जाए तो कुल पड़े वैध मतों का आधा कर ले, धन 1 कर ले, और जो कुछ निकल के आए ये जो है वो निर्वाचन कोटा निर्धारित हो जाएगा। यानी वो राष्ट्रपति राष्ट्र के बहुमत का प्रतिनिधित्व करे। वो सिस्टम न हो कि अगर लोकसभा निर्वाचन में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार विजयी हो गया, भले वो 20% मतों का ही प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है अतः वो विशिष्ट कोटे के तहत निर्वाचित होता है। अब यहाँ पर एक मतगणना में भी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है साथियों, उसे समझ लेना जरूरी है कि विशेष प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले हम अवैध मतों को पृथक कर दिए, फिर हमने देखा कि प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाए। तो प्रथम वरीयता के मतों की गणना की गई, और प्रथम वरीयता के मतों की गणना में यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक निर्वाचन कोटा जो अभी बताया गया कि कुल पड़े वैध मत बटे 2 धन 1, यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक कोटा हासिल कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक, और यदि किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के मतों की गणना में आवश्यक निर्वाचन कोटा हासिल नहीं हुआ तो फिर द्वितीय वरीयता के मतों की गणना प्रारंभ कर दी जाती है, और द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करते समय द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करते समय जो प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार है उसे जो है गणना से पृथक कर दिया जाता है। अब उसके जो द्वितीय वरीयता के मत है, यहाँ पर तकनीकी रूप से समझना जरूरी है कि प्रथम वरीयता के जो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार है उससे जो है मतगणना से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके जो द्वितीय वरीयता के मत हैं उनका हम संक्रमण कर देते हैं। शेष जितने भी उम्मीदवार बचे हैं उनके मतों में उठा करके हम बराबर जोड़ देते हैं। अब जो है जब द्वितीय वरीयता के मत जुड़ गए शेष उम्मीदवारों में, फिर जो है द्वितीय वरीयता के मतों की गणना होती है। अब यदि इसमें किसी उम्मीदवार ने आवश्यक निर्वाचन कोटा जो ये है कुल वैध पड़े मतों की बात है ना, आधा धन 1, तो ये निर्वाचन कोटा अगर कोई उम्मीदवार हासिल कर लेता है तो हम उसे निर्वाचित घोषित कर देते हैं। यदि द्वितीय वरीयता के मतों में भी
कोई उम्मीदवार आवश्यक निर्वाचन कोटा हासिल नहीं करता तो ऐसा फिर हम तृतीय वरीयता के मतों की गणना करते हैं और द्वितीय वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को बाहर कर देते हैं। उसके तृतीय वरीयता के जो मत हैं वो हम संक्रमण कर देते हैं शेष उम्मीदवार को। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार आवश्यक निर्वाचन कोटा हासिल न कर ले। साथियों, एक बात यहाँ पर तथ्य आप लोग मस्तिष्क में सुरक्षित रखना कि भारत में केवल एक बार ऐसी स्थिति आई है जब जो है द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है। द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है तो इसमें द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में एकमात्र राष्ट्रपति अब तक वो जो है वीवी गिरी हैं, राष्ट्रपति वीवी गिरी, जो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना द्वारा निर्वाचित हुए। अन्यथा की स्थिति में अभी कोई भी और उदाहरण नहीं है जहां पर द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी हो, क्योंकि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में ही जो है आवश्यक कोटा प्राप्त कर लिया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न हो गया है। साथियों, एक और तथ्य मैं यहाँ जोड़ दूं कि एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है जो एक बार जो है राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के पश्चात दोबारा वो जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो अब तक एकमात्र जो है निर्विरोध राष्ट्रपति वो जो है नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध रूप में वो चुने गए। साथियों, अभी और भी तथ्य हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हैं, वो आगे चर्चा होगी। फिलहाल मैं यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, संपन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, तो पदावधि साथियों पद ग्रहण करने की तिथि, यानी जिस दिन राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है उस दिन से वो 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी यदि जब तक उसका उत्तराधिकारी उस अपने पद को धारित नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति जो है अपने पद से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। ये संविधान में स्पष्ट है और ऐसा संविधान निर्माताओं ने इसलिए किया क्योंकि राज्य अंतराल की स्थिति न उत्पन्न होने पर, राज्य अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ये कहिए कि 5 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात भी जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी सक्सेसर अपने पद को ग्रहण नहीं करता तब तक वो धारित करता है। यहाँ पर पदावधि के बीच में भी एक प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद त्याग कर सकता है। और एक और प्राविधान है कि अनुच्छेद 61 के तहत यदि ये लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन हो रहा है, केवल एक ही परिस्थिति है कि जब संविधान के उल्लंघन की स्थिति बन रही हो राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 61 के तहत वो संसद महाभियोग प्रस्ताव ला करके उसे पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से अपदस्थ कर सकता है। लेकिन भारत के संविधान लागू होने के लगभग 70-72 वर्ष के इतिहास में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि वो तो औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो ये साथियों उसकी पदावधि हो गई। अच्छा, पदावधि के उपरांत जो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है। तो साथियों बिल्कुल संविधान स्पष्ट प्राविधान करता है कि राष्ट्रपति पद पर एक बार कोई व्यक्ति है
तो पुनः वो दोबारा भी राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्वाचित हो सकता है। यहाँ पर किंतु जो परंपरा एक पड़ गई है भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो ये है कि एक बार राष्ट्रपति के पद पर रहने के उपरांत व्यक्ति स्वतः ही दोबारा दूसरी अवधि के लिए वो निर्वाचन में नहीं भाग लिया है। एक व्यवस्था में यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यावधि के लिए राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया। वस्तुतः ये इसका कारण ये था कि संविधान सभा के जब सभापति के रूप में उन्होंने काम किया है, तो जब संविधान सभा के सभापति के रूप में काम किया तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पहली अवधि के लिए उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया था और फिर पुनः दोबारा वो राष्ट्रपति के लिए चुने गए। तो एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो 2 अवधि के लिए कार्य किया जिन्होंने, और अभी फिलहाल यही परंपरा है कि एक बार राष्ट्रपति होने के उपरांत वो जो है राष्ट्रपति के लिए दोबारा निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेता। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के मामले में ये संविधान में अब अमेरिका के प्राविधान कर दिया गया है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यावधियों के लिए ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है, उससे अधिक नहीं। ये व्यवस्था जो है अमेरिकी संविधान में है, लेकिन भारतीय संविधान में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था होने के बावजूद अभी फिलहाल कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन में भाग नहीं लिया है। यहाँ पर साथियों अनुच्छेद 58 है, राष्ट्रपति के पद की अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं कि राष्ट्रपति कौन हो सकता है। तो इसमें साथियों पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, मतलब पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये सिटीजनशिप जो नागरिकता है वो एडॉप्टेड हो सकती है या जन्म से भी हो सकती। जन्म से तो हो ही सकती और एडॉप्टेड भी हो सकती, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जो है जन्म से ही नागरिक व्यक्ति वो राष्ट्रपति हो सकता है। तो साथियों ये जो पहली योग्यता है वो यही है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि वो न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। और तीसरा ये है कि इसमें कि वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता धारित करता हो, अर्थात जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 के तहत उसमें कोई निर्भरता न हो, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता धारित करता हो, ये तीसरा है। और चौथा ये है कि वो जो है केंद्र या संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारित न करता हो। यदि लाभ के पद पर है तो उसे त्याग करना पड़ेगा और तभी वो उस प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। लेकिन यहाँ पर साथियों एक बात समझ लेना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे है, राज्यपाल के पद पर है किसी राज्य के, या किसी मंत्री के पद पर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। ये है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति के रूप में वो पदभार ग्रहण करेगा और शपथ लेगा, वैसे ही ये मान लिया जाएगा कि उसने मंत्री पद को त्याग दिया है। तो ये एक प्राविधान स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि उसने मंत्री पद को त्याग दिया है, तभी ऐसा होगा। अब इस पे एक जो अनुच्छेद 71 के तहत ये प्राविधान दिया गया है कि कोई भी विवाद अगर आ जाए उसके निर्वाचन संबंधी या उसकी अयोग्यता के संबंध में, तो अंतिम विनिश्चय उच्चतम न्यायालय को होगा। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकता है और उच्चतम न्यायालय
का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, वो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का होगा। ये चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उठता है तो अंतिम फैसला जो है वो उच्चतम न्यायालय का होगा। यहाँ पर साथियों पुनः देखते हैं, अनुच्छेद 59 यही कहता है कि भाई संसद अथवा राज्य विधानसभा का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो वो ये जैसे ही पद ग्रहण करेगा तो वैसे ही उसकी राज्य विधानसभा अथवा संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 पे देखते हैं, शपथ प्रारूप का उल्लेख है। शपथ ग्रहण करता है, वो शपथ किस बात की ग्रहण करता है? वैसे तो अनुसूची में इसका अनुसूचियों में उल्लेख अनुसूची 3 है, जिसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ प्रारूप भी दिया गया है विभिन्न पदाधिकारियों के संबंध में। तो यहाँ अनुच्छेद 60 में जो व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करेगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण रिक्त है या मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यहाँ साथियों जिस बात की शपथ राष्ट्रपति लेता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा। पहली बात तो ये है। और दूसरा है कि संविधान एवं विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं परिरक्षण करूँगा। देखिए, विधि, संविधान और विधि दोनों के संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं परिरक्षण की बात कही गई। अर्थात संविधान का वो संरक्षक भी है, तो इस बात की वो शपथ लेता है और अंत में कि मैं भारत की जनता की सेवा और उसके कल्याण में निरत रहूँगा, ये व्यवस्था है। एक अब जो अनुच्छेद 61 है, हम उस ओर बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति चूँकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, उसे सामान्य परिस्थितियों या सामान्य प्रक्रिया द्वारा उसके पद से अपदस्थ नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति को उसके पद से अपदस्थ करने के लिए संविधान में एक विशिष्ट प्रक्रिया दी गई है। उसे जो है महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में एक महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है और ये प्रक्रिया मतलब महाभियोग प्रस्ताव जो होगा वो संसद में ही लाया जा सकता है। अर्थात संसद ही महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध चला करके राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है। और ये जो है प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया जो है यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि केवल संविधान के उल्लंघन की दशा में, संविधान के उल्लंघन की दशा में संसद चला सकती है। और दूसरा ये है कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है वो प्रस्ताव केवल तभी लाया जाएगा जब 1/4 सदस्य वो जो है लिखित रूप से इस बात का प्रस्ताव रखे। यानी सामान्य रूप से ये प्रक्रिया नहीं आ सकती कि कोई संसद सदस्य ले आए और राष्ट्रपति के विरुद्ध, क्योंकि राष्ट्रपति का पद वो गरिमामय पद है, वो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है। तो विशेष परिस्थिति है कि भाई किसी सदन में केवल जब 1/4 सदस्य लिखित रूप से ये प्रस्ताव देंगे तभी ये प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि
इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होती कि आपके विरुद्ध वो संविधान के उल्लंघन की दशा बनती है और आपके विरुद्ध संसद में इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रस्तावित होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है राष्ट्रपति को संविधान एक और अधिकार देता है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से वो जिस सदन में उसके विरुद्ध अभियोग लाया गया है, महाभियोग लाया गया है, वहाँ पर वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है संविधान में, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है ये, क्योंकि स्वयं जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या तो वो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब जब ये प्रस्ताव रखा जाता है 1/4 सदस्यों द्वारा, तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है तो उस सदन के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहली बात तो बहुमत हो, कहने तात्पर्य कि यदि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो ये प्रक्रिया तभी चलेगी जब 125+1 की स्थिति होगी, अर्थात बहुमत होना जरूरी है। और यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि भले नामित सदस्य वो निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही तो फिर नामित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो सदन का बहुमत हो और फिर जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, अर्थात तो 2/3 बहुमत जब हासिल हो जाएगा तभी वो प्रस्ताव वो सदन पारित कर पाएगा। अब दूसरे सदन में जब ये प्रस्ताव जाएगा तो उसी प्रक्रिया से, यानी दूसरा सदन भी यदि अपने कुल सदस्यों के बहुमत और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़ता है। अब जो है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जितने भी कार्य उसने किए वो अवैध नहीं माने जाएंगे। वो जो है उस पद पे रहते हुए जो भी कार्य किए वो अवैध नहीं माने जाएंगे। इवन इम्पीचमेंट प्रोसेस पूर्ण होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट है, वो राष्ट्र का सांकेतिक प्रमुख है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाई गई, ना तो प्रस्तावित हुई, पारित होना तो दूर की बात है। इस प्रकार महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुई, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और यदि ये संसद पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर एक और स्पष्ट कर दूं कि मृत्यु, पद त्याग अथवा महाभियोग के तहत पद त्यागने से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्य अंतराल से बचने के लिए ये संविधान में प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति का भी अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। और यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी किन्हीं कारणों से नहीं है या पद रिक्त है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन वो
उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। ये व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने इसलिए दी कि राज्य अंतराल ना आने पाए। यहाँ पर साथियों, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद एवं दायित्वों का निर्वहन करता है, तो ऐसी दशा में उसे वही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। दूसरा, वो फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। यही आगे चल करके ये समझ ले कि एक विशेष स्थिति आई थी, वो तब जब जो है पद पर रहते हुए देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन वो 1.25 या 1.5 वर्ष के पद पर रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके असामयिक निधन पर तात्कालिक जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया था। किंतु जब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वीवी गिरी उस निर्वाचन में चूंकि उम्मीदवार हो गए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया था। तो उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया था। साथियों, एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि यदि पद त्याग, मृत्यु अथवा महाभियोग की स्थिति में पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर ये राष्ट्रपति का पद नए निर्वाचन द्वारा भर दिया जाना आवश्यक होता है। एक पॉइंट और साथियों यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का आधार वर्ष लिया गया है, वो जनसंख्या का आधार वर्ष वो वस्तुतः 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष मान लिया गया है। और ये प्राविधान कर दिया गया है कि जब तक 2021 की जनगणना के आंकड़े 2026 में प्रकाशित नहीं हो जाते विधिवत, तब तक ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या वो 1971 के आधार वर्ष के हिसाब से ली जाएगी। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कोरोना के चलते वो 2021 की जनगणना संपन्न नहीं हो पाई, तो अभी 2026 में कुछ न कुछ नई व्यवस्था की जाएगी। एक और बात यहाँ पर उल्लेख कर दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिम्मेदार लोग ही हिस्सा लें, इसलिए प्राविधान कर दिया गया है कि पहली बात तो एक जमानत राशि 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है, और ये जमानत राशि तब जब्त कर ली जाती है जब कोई उम्मीदवार कुल पड़े मतों का 1/6 से भी कम मत हासिल करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। दूसरा, मूल संविधान में यद्यपि ये प्राविधान था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, यानी निर्वाचक मंडल के जो 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन अब एक संविधान संशोधन द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया कि जिम्मेदार लोग ही निर्वाचन में हिस्सा लें, इसलिए अब ये प्राविधान कर दिया गया है कि 50 प्रस्तावक होंगे निर्वाचक मंडल के और 50 अनुमोदक होंगे। जब ये दोनों दशाएं पूर्ण होंगी तभी कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, नहीं तो एक धरती पकड़ कई बार वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब तक जीवित रहे तब तक वो खड़े होते थे। तो ये व्यवस्था दे दी गई कि वो जो है 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो, तभी वो जो है वो उम्मीदवार हो सकता है, यानी जिम्मेदार लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा वो ले। चूँकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसकी गरिमा, उसके गौरव को ख्याल में रखा जाए। साथियों, आज के विषय वस्तु यही समाप्त होती है। आप लोगों के उत्साहवर्धन